लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पर बातचीत हुई, उसमें हल ये निकला कि जो 15 तारीख से पहले जहां पर था, आने से पहले वो अपनी अपनी जगह जाएं, और एक ये निर्धारित कर दिया गया कि PP-14 पर कितने लोग होंगे, उसके पीछे 2 किलोमीटर दूर कितने लोग होंगे, और 5 किलोमीटर दूर कितने लोग। इसी तरह चीन के लिए निर्धारित कर दिया गया कि PP-14 के सामने कितने लोग होंगे, 2 किलोमीटर दूर कितने लोग होंगे, और 5 किलोमीटर दूर कितने लोग। लेकिन 15 तारीख को जब शाम के समय हमारे लोग देखने गए, कमांडिंग ऑफिसर देखने गए, क्योंकि जिम्मेवारी का इलाका उनका था कि चीन के लोग वापस गए कि नहीं, तो उन्होंने देखा कि चीन के पूरे लोग वापस नहीं गए, वो PP-14 के नजदीक ही दिखाई दे रहे। और एक जो उनका तंबू उन्होंने हमसे इजाजत लेकर लगाया था ताकि वो देख सकें कि हमारे लोग पीछे गए कि नहीं, वो अभी तक हटा नहीं था। कहा सुनी हुई, तंबू हटाने का हुक्म दिया हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने, और जब वो तंबू हटाने लगे चीनी सैनिक, उस तंबू में आग लग गई। उन्होंने क्या रख रखा था किसी को नहीं। अब आप इस चीज के बारे में सोच विचार करिए। आपका तंबू है, आपसे 100-200 गज, वहां कहा सुनी हो रही है, थोड़ी देर में तंबू उखड़ रहा है और उसमें आग लग जाती है। पहला ख्याल जो सबके मन में आएगा, उन्होंने आग लगाई है, ऐसा ही है ना। तो उसके अंदर वहां पर झड़प हुई, और इस झड़प के अंदर हमारे लोग चीनियों के ऊपर हावी हुए। चीन ने अपने और लोग बुलाए, हमारे लोगों ने भी अपने और लोग बुलाए। चीन के लोग, क्योंकि उनकी तरफ रास्ता थोड़ा ठीक था, थोड़ा जल्दी आ गए। उसके बाद जब हमारे लोग आए तो तकरीबन रात के समय अंधेरे में दोनों सेनाओं के सैनिकों के बीच में, जो उनके पास था, हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है क्योंकि एग्रीमेंट किया हुआ है, और अंधेरे में जहां 500-600 लोग इकट्ठे गुत्थम गुत्था हो रहे हो, एक आदमी अगर इस्तेमाल कर ले हथियार, तो आप सोचिए उसका क्या असर हो। तो जो कुछ भी वहां पर हुआ, चीनी सैनिक ये सोचकर आए थे कि वो हमारे लोगों पर हावी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपने हताहत होने वालों की संख्या भी सुनी होगी। पहले 3 के बारे में बताया गया था क्योंकि शुरू में आगे ये 3 ही थे, और उसके बाद जब और लोग आ गए तो उस झगड़े के अंदर कुछ लोग चीन के भी पानी में गिरे, हमारे लोग भी पानी में गिरे। 16,500 फुट की ऊंचाई पर पानी कितना ठंडा होगा इसका अंदाजा ही लगाया जा सकता है। और जो गीला हो गया और वो फिर गुत्थम गुत्था हो गया या गिर गया या उसके चोट लग गई उस ऊंचाई के ऊपर, तो उसकी सुबह क्या हालत होगी वो आप अंदाजा लगा। और इसीलिए जो बाकी 17 आदमी जो हमारे शहीद हुए, टोटल 20 थे, 17 जो शहीद हुए, उसके अंदर ज्यादातर ये 17 वो थे जिनके कुछ चोट लगी, जो गीले हो गए और पूरी रात खुले के अंदर वहीं पर रहे। इसी तरीके से 70 के करीब और थे जो गीले हुए या जिनके चोट लगी, जो पूरी तरह से संभल नहीं पाए, और उस ऊंचाई के ऊपर उनकी तबीयत खराब होगी। इसीलिए जब हमारी कैजुअलिटी फिगर आती है तो इसके बारे में बताते हैं। लेकिन चीन की जैसी खासियत रही है, वो आपको कभी नहीं बताएगा कि उनके कितने लोग हताहत हुए, कितने लोग मरे, कितने लोग नहीं मरे। लेकिन
जिस तरीके से लोग बाग पानी में गिरे थे या पत्थर से गिरे थे या हमारे लोगों ने जिनकी गर्दनें तोड़ी थी, उसका अगर आंकलन किया जाए तो जो एक शुरू के अंदर एक जो संख्या आई थी 40 से ज्यादा की, वो संख्या सही है। उससे ज्यादा हुए होंगे उसकी हम बात नहीं करते, क्योंकि उसके बारे में जिसने हमारे ये बाकी 70 के करीब जो गीले होकर बीमार हुए और उनको हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता पड़ी, ऐसे ही उनके लोग भी थे। तो ये गलवान का जो सीन है उसकी मैंने आपको उसके बारे में बताया। नाकुला जो कि तिब्बत जो कि बिल्कुल तिब्बत सीमा के ऊपर है और सिक्किम के पूर्वोत्तर में ऊपर की तरफ है, उसमें पहली बार पेट्रोलों का आमना सामना हुआ। कभी वो नाकुला में नहीं आएगा, वो हमेशा वहां पर एक इलाका जिसको हम फिंगर का इलाका बोलते हैं, वहां पर आए हमेशा। उसके बाद अगला उन्होंने जो झड़प की वो थी पेंगोंग सो के इलाके। पेंगोंग सो के इलाके में कई पहाड़ के जो स्लोप हैं वो पेंगोंग सो झील की तरफ आते हैं। इनके फौज के अंदर समझने के लिए अलग अलग नाम दे दिए गए, क्योंकि वो पहाड़ की स्लोप आ रही है नीचे रिज लाइन के तरीके से, तो उसको फिंगर 1 2 3 4 5 8 ऐसे करके उसको नाम दिए गए। तो जब वो बोलते हैं फिंगर 8 तो वो एक पहाड़ की स्लोप है जो कि झील तक आती है। हम लोग हमेशा अपना क्लेम फिंगर 8 तक मानते थे, वहां तक हम पेट्रोल करते थे। चीन के लोग भी वहां पे पेट्रोल करते थे और कहते थे ये इलाका हमारा है, हम कहते थे ये इलाका हमारा है। धीरे धीरे उन्होंने पिछले तकरीबन 6-7 साल की बात है, उन्होंने धीरे धीरे रोड जो है अपनी वो फिंगर 8 तक बनानी शुरू की। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि भाई रोड है, डोजर आएगा, ये आएगा, रोड रोलर आएगा ना। वहां पर जिस तरह की जमीन है, डोजर लगाते हैं, पत्थर बड़े बड़े जो उनको हटा देते हैं, वो एक रास्ता बन जाता है जिसके ऊपर जमीन फर्म है। वहां पर सर्दी के कारण उस ऊंचाई के ऊपर जमीन सख्त है, गाड़ी चल सकती है। पहले वो फिंगर 8 तक आए, उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू किया, हम लोगों ने उसको रोक दिया। अभी जो पेंगोंग सो के इलाके में हुआ, उसमें जब हमारे लोग फिंगर 5 तक गए तो उन्होंने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन डाला। उन्होंने कहा कि आप यहां तक नहीं आ सकते। हमारे लोग वहां पे रुके रहे। उनकी बख्तरबंद गाड़ी भी पहिए वाली, लेकिन जिसको आमद उन्होंने कर रखा था, 4-5 वो गाड़ी लेकर आए और हम लोग जो हैं वो पूरा रास्ता पैदल जाते हैं। हमने रोड नहीं बनाई। कुछ हमारे यहाँ मुश्किल है उस तरफ की हमारे इलाके के अंदर रोड बनानी, लेकिन हमारी रोड वहां पर तक नहीं जा सकी, इसलिए हमारे लोग पैदल जाते हैं। फिंगर 5 के पास रोका गया। उसके बाद उन्होंने कुछ अपने सैनिक नौकाओं के द्वारा फिंगर 4 के पीछे उतार दी। उसके बाद हमारी और नफरी आ गई। तो आज की स्थिति यह है कि हम फिंगर 4 पर हैं, उनके लोग भी फिंगर 4 के आगे हैं, फिंगर 5 पर हैं। जहां जहां छोटी सी वो घाटी बनती है उसके अंदर उन्होंने अपने टेंट लगा लिए हैं और इस तरीके से एक मोर्चाबंदी हो गई। अब हम आते हैं गलवान के ऊपर।
मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक गलवान के इलाके का नक्शा दिखा दूं और उसके बाद ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये जो सबसे चौड़ा जो है ये है श्योक नदी। गलवान नदी इस तरह से आकर श्योक नदी के अंदर मिलती है। अब गलवान नदी का तकरीबन 7 या 8 किलोमीटर का इलाका हमारे पास है। बाकी गलवान नदी तकरीबन 100 किलोमीटर लंबी है। बाकी इलाका 1962 से चीन के पास है। ये नदी अक्साई चिन से चीन के पास है। ये नदी अक्साई चिन का जो प्लेन इलाका है, जब वो खत्म होता है, जहां से काराकोरम पर्वतमाला शुरू होती है, वहां के ग्लेशियर से निकलती है और लंबा रास्ता लेकर ये जो जगह मैंने आपको बताई हमारे श्योक से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर, यहां पर पश्चिम की तरफ मुड़ती है और आकर श्योक नदी में मिल जाती है। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो इस छोटा सा एक दर्रा वहां पर बनता है जहां से नदी निकल पश्चिम की तरफ मुड़ती है। उस जगह पर उसको हम PP14 बोलते हैं। ये नाम आपने सुना होगा। PP14 हमारे पास 1962 से है। 1962 में गलवान घाटी में हमारी एक कंपनी हुआ करती थी ताकि वो नजर रखे कि अक्साई चीन की तरफ से कोई ना आए। वो कंपनी 4 महीने तक चीनियों ने घेर कर रखी और उसके बाद लड़ाई हुई, काफी हमारे लोग मारे गए और रीएनफोर्समेंट उसको और तगड़ा करने के लिए एक और कंपनी भेजी गई। 1962 की लड़ाई में जहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो मैंने आपको बताया श्योक से 7-8 किलोमीटर दूर, वहां पर जाकर लड़ाई खत्म। तब से हम PP14 के ऊपर बैठे हुए। श्योक के साथ साथ हमने एक रोड बनाई है जो दौलत बेग ओल्दी तक जाती है। दौलत बेग ओल्दी के लिए पहले बड़ा लंबा रास्ता था, 8-10 दिन 15 दिन लगते थे। श्योक के साथ साथ चलिए या ऊपर रीमो ग्लेशियर है उसके ऊपर से आइए, बहुत कठिन रास्ता था। या आप हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करिए, लेकिन उस ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर भी पूरा लोड नहीं ले जाता। यानी आप अंदाजा लगा लीजिए, जो हमारा हेलीकॉप्टर है जिसके अंदर अमूमन 10 आदमी बैठ सकते हैं, वो सिर्फ 4 आदमी ले जा सकते हैं। तो क्योंकि हाइट ज्यादा है, पावर रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, और अगर थोड़ी सी गर्मी हो जाए, फ्यूल जब फैल जाता है तो और आदमी कम लेने पड़ते। तो ये रोड हमने बनाई है, बहुत बढ़िया रोड है जो दौलत बेग ओल्दी तक हमको ले जाती है। हमारी गाड़ियां जा सकती हैं। जो चीजें 15 दिन के बाद पहुंचती थी, अब 2 दिन के अंदर पहुंच जाती। तो चीनियों की दिक्कत यह थी कि उनको ये रोड नहीं दिखाई देती कहीं से भी। तो उन्होंने वही अपना पुराना तरीका अपनाया कि जी ये PP14 पे हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं है, हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसके आगे है। जो चीन के जो सैनिक PP14 के दूसरी तरफ थे वो वहीं के वहीं है, हमारे लोग भी वहीं के वहीं हैं, ताकि कोई आगे ना आए और उनको ऐसा मौका ना मिले जिससे कि वो हमारी जो श्योक के साथ साथ जो रोड है उसको देख सके। फौज के अंदर हम 2 टर्म इस्तेमाल करते हैं। एक तो हम कहते हैं डोमिनेशन बाय ऑब्जर्वेशन, यानी कि आप उसको देख सकते हैं और देखकर आप उसको डोमिनेट करते हैं, क्योंकि अगर आप देख सकते हैं तो आप उसके ऊपर आर्टिलरी का फायर डलवा सकते हैं। और दूसरा है डोमिनेशन बाय फायर, यानी कि आपके छोटे हथियार जो हैं
उससे आप उस इलाके को डोमिनेट कर सकते हैं, वो आपके मारक क्षमता के अंदर। तो कोई भी, किसी भी सेना के अंदर कोशिश की जाती है कि डोमिनेशन बाय फायर हो, लेकिन अगर वो नहीं हो पाता तो डोमिनेशन बाय ऑब्जर्वेशन। तो चीन वही करना चाहता था कि उनको ऑब्जर्वेशन मिले, ताकि जरूरत पड़ने पर वो ये भी देख सकें कि हमारे कितनी गाड़ियां जा रही हैं। अगर उसको डिसरप्ट करना हो तो उसको डिसरप्ट भी कर सकते हैं। आपको याद होगा कारगिल युद्ध के दौरान जिन ऊंचाइयों के ऊपर पाकिस्तानी सैनिक बैठे थे, वो वहां से नेशनल हाईवे के ऊपर गोला गिरवा सकते हैं। वो डोमिनेशन बाय ऑब्जर्वेशन था। वही काम चीन करना चाहता, जिसको हमने नहीं करने। आज हालत क्या है? हमारे सैनिक और चीन के सैनिक गलवान PP-14 पर, मैं पूरी गलवान नदी अगर बोलूंगा तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, PP-14 पर आमने सामने है। इसी तरीके से कोंकाला का जो इलाका है इसके दक्षिण में, वहां पर हर साल उनके पेट्रोल आते हैं, हर साल हम उनको भगाते हैं। इस बार वो आकर बैठे, हम भी वहां पर बैठे। पेंगोंग सो के अंदर फिंगर 4 और उसके आगे के इलाके में भी बैठे, वो भी बैठे। और नीचे अभी कुछ दिन पहले उन्होंने देमचौक के आसपास कुछ हरकत की है, वो भी हर साल करते हैं। वो वहां पर बैठे हैं, हम लोग भी आराम के साथ उनका मुकाबला करने के लिए बैठे। क्योंकि जो चीन के उस इलाके के कमांडर हैं, ये भी जानने की बात है, चीन ने 3 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले अपने जो उनके कमांड जो सिस्टम था इलाकों का, उसको रीऑर्गेनाइज किया था। पहले उनकी 7 कमांड हुआ करती थी। तिब्बत कमांड अलग थी, सिंकियांग की कमांड अलग थी। जब उन्होंने 3 साल पहले ऑर्गेनाइजेशन किया, उसके अंदर इन्होंने दोनों को मिला दिया और इसको वेस्टर्न थिएटर कमांड का नाम दिया। ये वेस्टर्न थिएटर कमांड के जनरल जोंकी हैं, जो कि शी जिनपिंग के ही नजदीकी इलाके के हैं। और इनका फौज के अंदर काफी नाम हुआ है अलग अलग जगह पर, और लोगों का मानना था कि ये इनकी और पदोन्नति होगी। और वो भी बड़े एम्बिशियस हैं, जो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनके यहां अच्छी पदोन्नति तब मानी जाती है जब वो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में चला जाए। तो वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में चले जाएं। तो उनकी भी इच्छा थी कि कुछ ऐसा करके दिखाएं कि सब लोग कहें कि बड़ा अच्छा जनरल है, इसने भारत को सबक सिखाया है, इसको सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में लेना है। तो ये सब जो चीजें हुई हैं, इसके पीछे एक आदमी की एम्बिशियस प्रवृत्ति भी है, जिसके कारण ये सब कुछ हुआ है। और मेरा अपना मत यह है कि वो शायद सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में अब उनको कोई ना ले, क्योंकि कोई देश नहीं चाहता कि उसको युद्ध करना पड़े, क्योंकि युद्ध किसी भी देश की आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा नहीं। चाहे चीन हो, चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, पहले सब कोशिश करते हैं कि बाकी और चीजों से जो भी मतभेद है उनको दूर किया जाए, और अगर मतभेद नहीं होते तो आखिरी विकल्प युद्ध होता है। और उन्होंने देख लिया है कि भारतीय सेना वो नहीं है जिसके बारे में उन्होंने 1962 के जो लड़ाई हुई, जिसमें उन्होंने देखा कि लोग बाग भाग रहे थे छोड़कर, क्योंकि उनको हुक्म मिला था। आज नेतृत्व उस प्रकार का नहीं है। आज हमारा सैनिक जो उसको सम्मान चाहिए तकरीबन उसके पास है। और
क्षमता हमारी 1962 से कहीं ज्यादा है। 1962 में अगर हमने एयरफोर्स का इस्तेमाल किया होता तो शायद रिजल्ट दूसरा होता, लेकिन उस समय जो राजनीतिक नेतृत्व था वो कुछ और सोचता था। और मेरे ख्याल से आज जो हमारा राजनीतिक नेतृत्व है वो अगर जरूरत पड़ेगी तो जितने भी हमारे पास विकल्प हैं, सब विकल्पों के इस्तेमाल के बारे में वो तैयार है। पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह को आप सुन रहे थे और बहुत तफसील से उन्होंने एक एक तस्वीर क्लियर कर दी कि एक तो 15 और 16 की दरमियानी रात क्या हुआ, भारत ने कोई नियमों का उल्लंघन नहीं किया जिसकी वजह से यह पूरा वाकया शुरू हुआ, वो भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया। पैंगोंग सो पर पीपी पॉइंट 14 पर क्या स्थिति है वो भी उन्होंने बता दिया, गलवान घाटी की क्या स्थिति है वो भी बता दिया। भारत हर जगह मुस्तैदी से डटा हुआ है, टिका हुआ है चीन के सैनिकों के सामने। उन्होंने यह भी समझा दिया कि चीन की मुश्किल क्या है कि दौलत बेग एओल्डी जहां पर भारत की एयर स्ट्रिप है, अगर वहां तक जो सड़क जा रही है उस पर चीन नजर नहीं रख पा रहा, तो उसकी चिंता है कि कहीं अक्साई चीन को लेकर भारत कुछ करेगा तो हम तो देख ही नहीं पाएंगे, इसलिए सब हो रहा है। और कैसे एक चीन के जनरल की वजह से हालात बिगड़ते चले गए ये भी उन्होंने बताया। लेकिन आपके मन में सवाल होगा कि चीन जो कर रहा है क्या भारत उस पर पूरी तरीके से नजर रख रहा है, और रख रहा है तो कैसे रख रहा है, ये भी उन्होंने बताया। इसके बारे में आपको सुनवाऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद।